नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर, जो कि है 2024 का। और इसमें हमने अभी तक अपने 4 जो प्रश्न है, 4 से 5 प्रश्न वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने यहाँ पर किया था, जो हमारा एक अपठित गद्यांश था, जिसको हमने अपने यहाँ पर लास्ट 2 सेशन पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा और साथ ही इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पर पढ़े। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न था निबंध, उस पर भी हमने डिस्कशन किया और किस तरह से आपको लिखना है ये निबंध और किस तरह से आपने कितने समय में कितना एक तरह से शब्दों में आपने ये लिखना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। और उसके बाद हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था वो था हमारा पत्र, यानी कि जो पत्र लेखन है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो पत्र है वो 2 तरह के पत्र आपको एग्जाम में आते हैं। ये एक आपका औपचारिक पत्र, एक आपका अनौपचारिक पत्र, और दोनों में ऑप्शन होता है, यानी कि आपको केवल एक प्रश्न को करना होता है, चाहे आप औपचारिक पत्र करें चाहे आप अनौपचारिक पत्र करें। तो किस तरह से आपके औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, किस तरह से आपके अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लास्ट सेशन में अच्छे से क्लियर कर दी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे यहाँ पर प्रश्न 4 की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रियापद छांटकर उनके भेद लिखिए। और साथ ही जो अगला प्रश्न अगला इसमें था यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो दोनों को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था और बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये दोनों टॉपिक। इसमें आपने केवल यहाँ पर क्रिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि क्रिया जो हमारा टॉपिक है उसको आपने पढ़ना है और क्रिया के भेदों को जरा सा आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर विशेषण, देखिए विशेषण जो ये आपका टॉपिक है, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें से ही आपका एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दिया है विशेषण। तो इस तरह का कोई प्रश्न आपका आ जाएगा, नहीं तो दूसरा प्रश्न आएगा। और देखिए क्रिया विशेषण से रिलेटेड भी आ सकता है आपका, तो इसीलिए जो आपके अव्यय शब्द हैं यानी कि अविकारी शब्द हैं, अविकारी या अव्यय शब्दों में आपके आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये 4 तरह के आपके उसमें शब्द आते हैं, तो उनको भी एक बार आप जरूर पढ़ लें। यानी कि आपके पढ़ने का टॉपिक, जैसे मैंने बताया था कि आपको एक क्रिया पढ़नी है और दूसरा क्रिया के भेद और तीसरा आपको क्रिया विशेषण पढ़ना है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज मैंने आपको यहाँ पर कही थी कि जो आपने पढ़नी है वो हमारा केवल ये पार्ट था, यानी कि इतने पार्ट को आपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है। और ये आपका है, एक तो है आपका वाक्य और एक है आपका वाच्य। तो लास्ट सेशन में आपने अच्छे से इनका आंसर दिया था, बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चों ने मुझे अच्छे से आंसर दिया था और मुझे आशा है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ा भी होगा। लेकिन क्योंकि ये हमारे एग्जाम की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं और एक लास्ट एक तरह से हमारे पास ये मौका है कि हम इसको पढ़ लें, समझ लें, रिवाइज कर लें, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये दोनों ही टॉपिक, यानी कि जैसे आपका पहला और आपका चौथा, ये दोनों प्रश्न आपके वाक्यों से रिलेटेड हैं। और उसके बाद आपका दूसरा अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई और मैंने अपना पाठ याद कर लिया, ये दोनों आपके वाच्य से रिलेटेड है। तो इस तरह से आज मैं आपके लिए वाक्य और वाच्य दोनों ही चीजें यहाँ पर लेकर आई हूँ, यानी कि दोनों को आपने अच्छे से पढ़ना है, दोनों को आपने अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक रफ नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए। हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे वाच्य और वाक्य, जो हमारे दोनों टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वाच्य, उसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए वाच्य जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि जो भी आप वाक्य में बोल रहे हैं तो उसमें बोलने का आधार क्या है, बोलने का विषय क्या है, तो ये यहाँ पर हमें बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं केवल आपको मोटे तौर पर यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे परिभाषा, तो परिभाषा में सबसे मैंने कहा कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अर्थात जैसे हमने कहा कि अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, यानी कि वाक्य में क्रिया का जो मुख्य विषय है वो क्या है, ठीक है, बोलने का विषय क्या है, तो उस टाइम पे
हम ये बताएंगे कि कर्म है अथवा कर्ता है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में उसके बोलने का जो विषय होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अभी आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, जैसे हमने कहा मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा मोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो वाक्य है इसमें हमने कहा कि जो ये शब्द है मोहन पढ़ रहा है, तो इसमें जो मोहन है वो क्या है, आपका कर्ता है। कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, और क्रिया है रहा है। तो हमें ये देखना है कि इनमें क्या सिमिलरिटी है। इनमें ये है कि जो क्रिया है वो किसके आधार पर लिखी गई है, कर्ता के आधार पर लिखी गई है। कैसे कर्ता के आधार पर लिखी गई है, कर्ता जो है मोहन वो आपका पुल्लिंग है और एक वचन है, तो हम देखेंगे कि क्रिया भी आपकी क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात किसी भी वाक्य में बोलने का विषय क्या है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, यानी कि क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है, क्रिया कर्म के आधार पर लिखी गई है, अथवा क्रिया भाव के आधार पर लिखी गई है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य के तीन भेद होते हैं। किस आधार पर हमने कहा वाच्य के तीन भेद होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम ये देखते हैं कि हमारी क्रिया किसके आधार पर लिखी गई है, कर्ता के आधार पर लिखी गई है, कर्म के आधार पर लिखी गई है, या भाव के आधार पर लिखी गई है। तो यदि हमारी क्रिया कर्ता के आधार पर है तो हम उसे कहेंगे कृतवाच्य। यदि हमारी क्रिया कर्म के आधार पर है तो हम उसे कहेंगे कर्मवाच्य। यदि हमारी क्रिया भाव के आधार पर है तो हम उसे कहेंगे भाववाच्य। ठीक है, यानी कि क्रिया के का जो रूप होता है, रूप यानी कि जैसे हम कहेंगे कि क्रिया का रूप, रूप अर्थात वचन और पुरुष और लिंग, ये किसके अनुसार होता है, यदि कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, क्रिया का रूप, रूप अर्थात रूप के अंदर तीनों चीजें आ जाती है, लिंग, वचन और पुरुष। ये तीनों यदि आपके कर्ता के अनुसार हैं तो वो कृतवाच्य। क्रिया का रूप यदि यानी कि आपका वचन, लिंग और पुरुष कर्म के अनुसार है तो वो कर्मवाच्य। यानी कि अगर क्रिया का जो रूप है वो ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार है तो वो है आपका भाववाच्य। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर तीनों को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, और साथ ही हम इसको एक बार यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझकर भी देखेंगे। बहुत ही सरल से एग्जाम्पल, बहुत ही सरल सी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं कि जब क्रिया का रूप, ठीक है, क्रिया का रूप मैंने कहा तो रूप का अर्थ मैंने यहाँ पर क्या बताया कि लिंग, वचन और पुरुष। ठीक है, रूप का रूप जहां पर लिखा है तो इसका अर्थ है लिंग, पुरुष और वचन। ठीक है, यदि आपका कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अगर आपका जो कर्ता है वो उसके अनुसार यानी कि लिंग और वचन के अनुसार आपका कर्ता जो है जिस तरह का होगा और उसकी उसी के अनुसार उसकी क्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे, कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया का रूप जब किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है। तो जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि मुन्ना सोता है और अगला एग्जाम्पल हमने कहा रामू पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, मुन्ना सोता है। ठीक है, रामू पुस्तक पढ़ता है। रामू क्या है, एक वचन। ठीक है, और क्रिया भी एक वचन। रामू क्या है, पुल्लिंग।
और क्रिया भी आपकी पुल्लिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो एक तरह से यहाँ पर सीधे सीधे क्या हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया जो है कि वो कर्ता के अनुसार है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, कृतवाच्य हमने इसे कहा। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे आगे किस तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला है हमारा कर्मवाच्य। अगला क्या है हमारा, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जिस टाइम पे क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है, जिस टाइम पे जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। और जिस टाइम पे हमारी क्रिया का रूप, रूप अर्थात लिंग और वचन मुख्य रूप से, ठीक है, रूप का अर्थ है यहाँ पर लिंग और वचन। तो जब क्रिया के लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, किसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कर्मवाच्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे हमने कहा कि किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है। अब देखिए किसान क्या है, करता है, से हल चलाया जाता है, चलाया जाता है, क्रिया क्या है यहाँ पर, चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, हल चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, हल चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया आप देख रहे हैं साफ साफ वो किसके अनुसार लिखी गई है, कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार लिखी गई है। ये हल जो हल क्या है, वो कर्म है। ठीक है, तो दूसरा आप देखेंगे, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है, बच्चों से फुटबॉल। अब आप यहां पर देखेंगे यहां पर कर्ता कौन है, यहां पर कर्ता है बच्चे। ठीक है, और ये जो शब्द है ये आपका कैसा शब्द है, बहुवचन। कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कहा है बच्चों से। ठीक है, अब लेकिन जो हमारी क्रिया है उसमें लिखा हुआ है खेला जाता है, यानी कि ये क्रिया जो है हमारी वो एक वचन है। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पर बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक वचन है और क्रिया भी आपकी एक वचन है। और इस तरह से हमने इसको क्या कहा, कर्मवाच्य। यानी कि यहाँ पर वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। जैसे पहला वाक्य था वहां पर क्या था, वहां पर कर्ता की प्रधानता थी और यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, और इसीलिए हमने इसे कहा कर्मवाच्य। यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार लिखी गई है, इसीलिए ये कर्मवाच्य। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ते हैं भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य में क्या होता है कि भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुसार लिखी जाती है। यानी कि जो क्रिया का रूप होता है, ठीक है, जो क्रिया का रूप होता है, अब इसमें ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि क्रिया का जो रूप होता है यानी कि लिंग और वचन, रूप अर्थात लिंग और वचन ना तो कर्म के अनुसार होते हैं ना ही कर्ता के अनुसार होते हैं, बल्कि भाव के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं, भाव के अनुसार होते हैं, और उसको कहते हैं भाववाच्य। और भाव के अनुसार में क्या होता है, आप देखिए जो भाववाच्य होते हैं उनकी अलग विशेषता होती है। क्या होती है भाववाच्य की विशेषता, यहाँ पर जो जो इनकी क्रिया होती है, ठीक है, वो क्रिया सदैव जो है एक वचन में, जो आपका वचन होता है वो सदैव एक वचन होता है। लिंग जो होता है वो सदैव क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ध्यान दीजिएगा इस पर कि लिंग जो होता है वो सदैव पुल्लिंग होता है, और पुरुष जो होता है, ठीक है,
पुरुष जो होता है वो हमेशा अन्य पुरुष होता है। यानी कि मैंने क्या कहा कि किसी अन्य की तरफ ये इशारा करता है। तो वचन क्या है आपका? एक वचन। ठीक है, वचन क्या है आपका? एक वचन है। लिंग क्या है आपका? पुल्लिंग है। पुरुष क्या है आपका? अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर इसकी जो, जैसे मैंने आपको कर्मवाच्य में बताया कि क्रिया के जो रूप होते हैं, क्रिया का जो रूप होता है वो कर्ता के अनुसार, यानी कि अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। ठीक है, और कर्मवाच्य में हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं, हमें कर्म से मतलब है। यानी कि क्रिया का जो रूप है अर्थात लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार होते हैं। जिस तरह का कर्म होगा उसी तरह के क्रिया भी होगी। लेकिन भाववाच्य में ना तो कर्म के अनुसार होता है ना ही कर्ता के अनुसार होता है, बल्कि यहाँ पर जो वचन होता है वो सदैव एक वचन में रहता है, लिंग जो होता है वो हमेशा पुल्लिंग में रहता है, और पुरुष जो होता है वो हमेशा अन्य पुरुष होता है। ठीक है, हमने जैसे कहा कि नानी से चला नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। और एक चीज आप यहाँ पर लिखेंगे, याद करेंगे कि वाक्य प्रायः निषेधार्थक, ये बात जरूर याद रखेंगे कि वाक्य प्रायः निषेधार्थक होते हैं। निषेधार्थक यानी कि निषेध प्रकट करने वाले। ठीक है, जैसे हमने दोनों में यहाँ पर कहा है कि नानी से चला नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये दोनों ही वाक्य कैसे हैं? निषेधार्थक है। जैसे और एग्जाम्पल यदि आप लिखे, निर्मला से खाया नहीं जाता, निर्मला से खाया नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर भाववाच्य को समझेंगे। तो आप एक बार फिर से देख लेंगे, यहाँ पर फिर से समझेंगे इसे कि किस तरह से हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से जो आपके कर्मकृत वाच्य होते हैं उनमें कर्ता की प्रधानता होती है, जो आपके कर्म वाच्य होते हैं उनमें कर्म की प्रधानता होती है, जो आपके भाव वाच्य होते हैं उनमें भाव की प्रधानता होती है। देखिए, जो कर्ता और कर्म है उनमें आपको केवल एक ही चीज का डिफरेंस करना है, लेकिन यहाँ पर आपको जो डिफरेंस करना है वो है कि आपका वचन जो होगा वो हमेशा एक वचन में होगा। और जैसे आपने यहाँ पर देखा कि नहीं जाता, नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता, नहीं जाता, वचन हमेशा एक वचन होगा। ठीक है, और लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा, नहीं जाती नहीं होगा। ठीक है, लिंग हमेशा, जैसे हमने कहा नानी से चला नहीं जाता, तो जाता शब्द क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा और पुरुष हमेशा अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की कि आपका एक तो क्या होता है? कर्मवाच्य होता है, और आपका कृतवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्या करूंगी, वाच्य परिवर्तन समझाऊंगी, और वाच्य परिवर्तन जब आप समझेंगे तो आपको कुछ चीजें सिमिलर दिखाई देंगी कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो उनका जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड में बच्चे, एग्जाम में बच्चे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य में भी चीजें आपका ज्यादातर ऐसे होता है कि चला नहीं जाता या खाया नहीं जाता, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं, या ज्यादातर में आपका से, जो आपका यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह के जो आपके कारक चिन्ह जैसे से जुड़ा हुआ है इसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर भी आपका इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, दोनों में अंतर भी मैं आपको बताऊंगी, और इतना अभी आपको समझ आ चुका होगा। अब देखिए, वाच्य परिवर्तन, ये सबसे मेन चीज है, और यही आपके बोर्ड एग्जाम का टॉपिक है कि किस तरह से आपको बदलना है वाक्यों को। जैसे हम कहते हैं कि कृत वाच्य को कर्म वाच्य में, ठीक है, कृत वाच्य को
कर्मवाच्य में। ठीक है, और इसी तरह से कर्मवाच्य को भाववाच्य में या कृतवाच्य को भाववाच्य में। तो इस तरह से आप वाच्य परिवर्तन, ये आपका एग्जाम में आता है और आपको करना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया, यही टॉपिक हम यहाँ। तो देखिए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, जो सबसे पहला है हमारा वो है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? देखिए, क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। देखिए, जब हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य। तो देखिए, कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन जो होते हैं वो कर्ता के अनुसार लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें चेंज करना है, हमें परिवर्तित करना है। किसमें? कर्मवाच्य में। तो हम क्या करेंगे? जो क्रिया के लिंग और वचन होंगे, अब उसको किसके अनुसार लिखेंगे? कर्म के अनुसार लिखेंगे, और उसके लिए हमें कुछ जोड़ना और तोड़ना यहाँ पर पड़ेगा, जो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कर्ता के बाद, देखिए कर्ता के बाद, ठीक है, या कर्ता के साथ कह सकते हैं आप, से। ठीक है, जो कर्ता होता है उसके तुरंत बाद आप क्या लगाते हैं? से, के द्वारा या द्वारा शब्द। ठीक है, सबसे पहले आपने यही काम करना है कि आपने कर्ता के बाद तुरंत से, के द्वारा या द्वारा शब्द आप जोड़ेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल यहां पर देखिए मैंने दिया है आपको कि मैंने पत्र लिखा। अब देखिए, मैंने तुरंत कहा कि मैंने पत्र लिखा। अब देखिए, इसको हम कैसे करेंगे कर्मवाच्य में बदलने के लिए? मैं, यहां पर कर्ता कौन है? मैं हूं। मैंने पत्र लिखा, तो मेरे बाद यानी कि कर्ता के बाद तुरंत से, मुझ से, ठीक है, पत्र, पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इसको और भी, जैसे मैंने कहा मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ये हमने यहां पर एक जो हमारा कृतवाच्य था उसको हमने क्या किया? किसमें बदला? कर्म वाच्य। इसको हमने क्या किया? कर्मवाच्य में बदल दिया, यानी कि ये हमारा कृतवाच्य था और इसको हमने कर्मवाच्य में बदला। अब देखिए, वह दिन में दूध पीता है। वह दिन में, ये आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल, कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल। अब देखिए, अगला यहां पर हमने कहा वह दिन में दूध पीता है। वह दिन में दूध पीता है। अब देखिए, यहां पर क्या होता है? कर्म में दूसरा पॉइंट, यहां पर एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, कर्म में, कर्म जो होगा उसमें क्या करेंगे आप? कर्म के बाद, ठीक है, कर्म के बाद, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, कर्म के बाद मुख्य धातु में, जो कर्म होगा, कर्म के बाद मुख्य धातु में आपका आ अथवा या जोड़ दिया जाएगा। आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल दिया है और उसके बारे में बताया है कि कर्म के बाद जो मुख्य धातु होती है, मुख्य धातु क्या होता है? धातु किसे कहते हैं? चलिए, मुझे कौन बताएगा धातु किसे कहते हैं? फटाफट, धातु किसे कहते हैं?
अब हमने कहा मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें हमने आ जोड़ना है या किसमें हमने या जोड़ना है? धातु कहते किसे हैं? तो देखिए, कर्म के बाद मुख्य धातु में, तो हमने कहा वह दिन में दूध, ठीक है, वह दिन में दूध, यानी कि दूध क्या है आपका? कर्म है। तो हमने कहा कर्म के बाद मुख्य धातु, कर्म के बाद आपका मुख्य धातु है, जैसे यहाँ पर पीता। अब धातु किसे कहते हैं? ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये जरा सा लिख लीजिए, तार बनाकर, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे सो, खा, जा, गा, ठीक है, पढ़, पी, नहा, धो, लिख, चल, ये सब क्या है? क्रिया का मूल रूप है। ये क्या है? सब क्रिया का मूल रूप है। तो हमने कहा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं, जैसे सो, पी, खा, नहा, जा, धो, गा, पढ़, लिख। अब इनमें हम क्या लगाते हैं? कुछ प्रत्यय लगाते हैं, तो ये क्या है? पूरा शब्द बन जाता है, जैसे सोना, खाना, पीना, नहाना, जाना, धोना, गाना, पढ़ना, लिखना, चलना। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं? सारे के सारे हमारे क्रिया का जो मूल शब्द होता है क्रिया में, वो बन जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कहा कि वह दिन में दूध पीता है, और इसमें हमने कहा कि कर्म के बाद जो मुख्य धातु होती है उसमें आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। तो कर्म के बाद जो हमारी मुख्य धातु है वो क्या है? पी। ठीक है, तो हमने कहा कर्म के बाद जो मुख्य धातु है पी, वह दिन में दूध पीता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने यहाँ पर कर्ता के बाद की जो स्थिति है, जो हमने रखा था यहाँ पर पॉइंट, उसको क्लियर करना है कि मेरे द्वारा या उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा दिन में दूध, या कर्म है, पिया जाता है। उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, पिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि आ अथवा या जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पी या। हमने यहां पर क्या कहा था? पीता। ठीक है, वह दिन में दूध पीता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? जो मुख्य धातु है उसके अंत में या तो आ जोड़ना है और या फिर हमने या जोड़ना है। तो हमने कहा कि उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हैं, किसके, किस तरह से हम कर्मवाच्य को, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कर्मवाच्य के लिए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की, कि जैसे हमने कहा कि कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने अलग अलग आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो ये हमारा था कर्मवाच्य से एक तरह से कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में मैंने दो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें यहाँ पर पढ़ी। अब देखिए मैं कुछ लाइन आपके लिए लिखती हूँ, इनको आप खुद से करेंगे जरा। रमेश टीवी रमेश टीवी देखता है। रमेश टीवी देखता है।
और देखिए इसको आपने करना है किसमें, इसको आपने कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, अगला यहां पर मैं आपको बताती हूं, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आप नोट करें, इनको आप उतारें और इनको आप खुद से अपनी कॉपी में करेंगे। नोट कर लीजिए इन दोनों को, दोनों ही आपके कर्मवाच्य हैं और दोनों ही आपके कृतवाच्य हैं और दोनों को आपने किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तभी क्लियर हो पाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें, जरूरी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया धातु जो होते हैं वही मैंने इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी। और उसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने पत्र लिखा तो मुझसे पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। रमेश टीवी देखता है, रमेश से टीवी देखा जाता है। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाने के लिए जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। देखिए इससे पहले हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया और अब है कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। देखिए जो आपका कर्म वाच्य है वहां पर भी कर्ता के साथ जो है से जोड़ा गया है। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए कर्ता के साथ से जोड़ा गया है आपका, इसमें क्या है कि भाव वाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। जो भाव वाच्य की क्रिया होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसकी जो क्रिया होती है उसका प्रयोग सदैव सदैव एक वचन अन्य पुरुष में किया जाता है। ठीक है, और किसमें किया जाता है, पुल्लिंग में किया जाता है। ठीक है, और अगला था भाव वाच्य का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक रूप से किया जाता है, यानी कि इसके बाद के जो होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों वाच्यों को यहाँ पर जाना। जो ये वाच्य परिवर्तन संबंधित हमारा जो छोटा सा टॉपिक यहाँ पर शेष रह गया है, इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वाक्य परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक्स भी हम करेंगे और बाकी व्याकरण का जो छोटा सा पार्ट है जिसमें पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आपको पूछे गए हैं या निकार्थी शब्द पूछे गए हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका को। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।